नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलेंगे। जी, और हमारे पास कुछ बेहतरीन स्लाइड्स हैं जो हमें जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को समझने में मदद करेंगी। वो 3 स्तंभ हैं, कोशिका यानी सेल, आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स, और जैव विकास यानी इवोल्यूशन। बिल्कुल। इसे आप ऐसे समझिए जैसे ये जीवन की एक महाकाव्य कहानी है। हम सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका से शुरू करेंगे, अच्छा, फिर उस पटकथा को समझेंगे मतलब आनुवंशिकी, और फिर और अंत में देखेंगे कि ये कहानी लाखों सालों में कैसे विकसित हुई है। हमारा मिशन साफ है, इन जटिल विषयों को आसान बनाना, बिल्कुल एक हाई यील्ड एग्जाम सीरीज की तरह। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। हमारी पहली स्लाइड है कोशिका, जीवन की इकाई, और इसे एक सूक्ष्म ब्रह्मांड की तरह दिखाया गया है। इसकी शुरुआत तो 1665 में हुई थी, रॉबर्ट हुक के साथ। जी, उन्होंने कॉर्क के एक टुकड़े में इसे देखा था। और देखिए, इस ब्रह्मांड की अपनी सीमाएं और अपने नियम हैं। सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, हाँ, वो एक स्मार्ट गेट कीपर की तरह है। स्मार्ट गेटकीपर जी, कैसे? मतलब वो तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अच्छा, सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब चुन चुन कर चीजों को अंदर बाहर जाने देती है। बिल्कुल। इसके अंदर है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। और इसके भी 2 मुख्य भाग है ना, है ना? एक तो कोशिका द्रव्य, जहां सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। जी, और दूसरा केंद्रक यानी न्यूक्लियस, कोशिका का मस्तिष्क, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यहाँ एक बात और आती है पादप कोशिकाओं की, वो थोड़ी अलग होती हैं। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि पादप कोशिकाओं मतलब प्लांट सेल्स में एक और परत होती है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। जो सेल्यूलोज से बनी होती है। जी, और वही उन्हें वो कठोरता देती है। ठीक है, अब आते हैं अगली स्लाइड पर। कोशिका के सुपर हीरोज, ये याद रखने का एक मजेदार तरीका लगता है। बिल्कुल। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस, ये तो हम सब ने रटा है। ये एटीपी यानी ऊर्जा बनाता है। हाँ, और फिर आता है लाइसोसोम। इसके तो कई नाम हैं, आत्मघाती थैली, एटम बम। ये नाम तो काफी डरावने हैं। नाम डरावने हैं पर काम बहुत जरूरी है। ये बाहरी पदार्थों का पाचन करता है। इसकी खोज डी डुवे ने की थी। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जी, और गोल्जी काय अणुओं की पैकिंग और परिवहन के लिए यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक कंट्रोलर है। अच्छा, और पौधों में एक और होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर, जहां प्रकाश संश्लेषण से खाना बनता है। ठीक है, तो अगली स्लाइड में पादप और जंतु कोशिका के बीच का अंतर और साफ हो जाएगा। हाँ, जैसा हमने अभी बात की, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल और लवक यानी प्लास्टिड्स, ये सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं। और तारक का है सेंट्रोसोम, वो सिर्फ जंतु कोशिका में होता है। जी, और एक बहुत बड़ा अंतर है रिक्तिका का, वैक्यूल का। पौधों में ये बहुत बड़ी होती है, जबकि जंतुओं में बहुत छोटी या होती ही नहीं। बिल्कुल। इसी वजह से पौधों की कोशिकाएं ज्यादातर आयताकार और कठोर होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाएं लचीली और लगभग वृत्ताकार। अब कोशिकाओं के 2 मुख्य प्रकार देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हाँ, और यहाँ मुख्य अंतर है केंद्रक यानी न्यूक्लियस का। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अविकसित होता है, मतलब उस पर झिल्ली नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया। बिल्कुल। जबकि यूकैरियोटिक में, जैसे हम और पौधों में, एक पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जिसके चारों ओर झिल्ली होती है। और श्वसन का तरीका भी तो अलग है। जी, प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली से होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका विभाजन की, जो जीवन की निरंतरता के लिए बहुत जरूरी है। इसके 2 तरीके हैं, मिटोसिस और मियोसिस। पहले माइटोसिस की बात करते हैं, यानी समसूत्री विभाजन। ये कायिक कोशिकाओं सोमैटिक सेल्स में होता है। और इसका मकसद शरीर की वृद्धि और मरम्मत है। हाँ, इससे एक कोशिका से 2 बिल्कुल समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। अच्छा, यहाँ एक एग्जाम्पल भी है। जी, मेटाफेज अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के बिल्कुल मध्य में, मतलब इक्वेटर में आ जाते हैं। अध्ययन के लिए सबसे अच्छी अवस्था यही मानी जाती है। बिल्कुल। अब दूसरा तरीका, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। ये जनन कोशिकाओं जर्म सेल्स में होता है और इसका परिणाम होता है 4 अगुणित मतलब हैप्लॉइड कोशिकाएं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया होती है, क्रॉसिंग ओवर। इसमें जीन्स की अदला बदली होती है।
और इसी से आनुवंशिक विविधता आती है, जेनेटिक वेरिएशन। हाँ, यही कारण है कि भाई बहन बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। वाह। तो अब हम अपने दूसरा भाग पर आते हैं, आनुवांशिकी, जीवन की पटकथा। और इसके जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। जिन्होंने मटर के पौधे पाइसम सेटाइवम पर प्रयोग किए थे। उन्होंने वंशानुक्रम के 3 सुनहरे नियम दिए। जी, पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब है कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी यानी डोमिनेंट लक्षण ही दिखाई देते हैं, जैसे लंबापन। ठीक है। और दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये बताता है कि युग्मक यानी गैमेट बनते समय जीन्स अलग-अलग हो जाते हैं। जी, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके अनुसार अलग-अलग लक्षण जैसे रंग और आकार एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। बिल्कुल। अब आनुवांशिकी का आणविक आधार, डीएनए और आरएनए। 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी खोज थी। इन दोनों में कुछ मुख्य अंतर हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। डीएनए एक मास्टर कॉपी की तरह है, जिसकी संरचना द्विकुंडलित मतलब डबल हेलिक्स होती है। और आरएनए एक मैसेंजर है जो एकल रज्जुकीय मतलब सिंगल स्ट्रैंड होता है। जी, इनके बेस में भी एक अंतर है। हाँ, डीएनए में थाइमीन होता है, जबकि आरएनए में इसकी जगह यूरेसिल आ जाता है। बिल्कुल। डीएनए का काम है सूचना का भंडारण करना और आरएनए का प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है। अगली स्लाइड है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के बारे में। इसे विकास का कच्चा माल कहा गया है। हाँ, ये डीएनए में होने वाला एक अचानक और स्थायी परिवर्तन है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि उत्परिवर्तन ही आनुवंशिक विविधता का अंतिम स्रोत है। बिल्कुल, इसके बिना विकास संभव ही नहीं है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के विस्तार पर, जैव विकास। इसकी शुरुआत होती है डार्विनवाद, डार्विनिज्म से, जिनका सिद्धांत है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, जिसका सार है योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, मतलब प्रकृति सबसे अनुकूल जीवों का चयन करती है। लेकिन ये कहानी अधूरी थी। जी बिल्कुल। आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत या नियो डार्विनिज्म डार्विन और मेंडल के विचारों को जोड़ता है। अच्छा, ये प्राकृतिक चयन को आनुवंशिकी से जोड़ता है? हाँ, और बताता है कि विकास का मुख्य विचार एलील आवृत्तियों मतलब एलील फ्रीक्वेंसीज में बदलाव है। और इसके मुख्य कारक क्या हैं? उत्परिवर्तन, आनुवंशिक विचलन जिसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, और पृथक्करण यानी आइसोलेशन। विकास के प्रमाणों में समजात और समरूप अंग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, समजात अंग होमोलॉगस ऑर्गन्स, जिनकी उत्पत्ति समान होती है पर कार्य भिन्न होते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ और चमगादड़ का पंख। हाँ, ये अपसारी मतलब डाइवर्जेंट विकास का उदाहरण है। और समरूप अंग? समरूप यानी एनालॉगस अंगों का कार्य समान होता है पर उत्पत्ति भिन्न होती है, जैसे तितली और पक्षी के पंख। अच्छा, और ये अभिसारी कन्वर्जेंट विकास को दर्शाता है? बिल्कुल। हमारी अगली स्लाइड में एक टाइमलाइन है जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों और उनकी खोजों को संक्षेप में बताती है। हाँ, ये एक बेहतरीन रिवीजन टूल है। 1665 में रॉबर्ट हुक, 1839 में श्लाइडन और श्वान का कोशिका सिद्धांत, 1953 में वॉटसन और क्रिक, और 1968 में हरगोबिंद खुराना को कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। चलिए आप कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। तैयार हैं? बिल्कुल। पहला सवाल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी बनाता है। बिल्कुल सही। दूसरा, मेंडल के एक संकर क्रॉस F2 का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? ये है C 3:1, मतलब 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा। बहुत बढ़िया। अगला, प्राकृतिक चयन और आनुवंशिकी को जोड़ने वाला सिद्धांत कौन सा है? ये तो है C, आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत, नियो डार्विनिज्म। एकदम सही। और अंतिम प्रश्न, समसूत्री विभाजन मिटोसिस की किस अवस्था में गुणसूत्र मध्य इक्वेटर में आते हैं? इसका जवाब है बी, मेटाफेज। और जैसा हमने कहा था, ये अध्ययन के लिए सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। बहुत बढ़िया। अब हम अंतिम स्लाइड पर हैं जो इस पूरे सफर का सार बताती है। कोशिका जीवन का मंच है, आनुवंशिकी उसकी पटकथा है और जैव विकास उस कहानी का विस्तार है।
ये लाइन इन तीनों को बहुत खूबसूरती से जोड़ती है। जी। तो ये थी हमारी जीव विज्ञान की दुनिया की यात्रा। एक कोशिका के सूक्ष्म ब्रह्मांड से लेकर जीवन के विशाल विकास तक हमने देखा कि कैसे ये तीनों विषय एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और अब सोचने के लिए एक विचार। हमने देखा कि उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन मिलकर विकास को दिशा देते हैं। पर आज जब हमारा ग्रह इतनी तेजी से बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन और दूसरे मानवीय प्रभावों के कारण, जी, तो जरा सोचिए, हमारे चारों ओर के जीवन के डीएनए में अभी कौन सी नई पटकथाएं लिखी जा रही होंगी? भविष्य में विकास कौन सी दिशा ले सकता है? ये सच में एक दिलचस्प सवाल है। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। सफलता की ओर अगला कदम बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।